हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास अगेन। और जैसे आपको पता है मैं दीपक मिश्रा आपके लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। अभी हम लोग टेस्ट पेपर वो सैम्पल पेपर डिस्कशन का सीरीज हम लोग चला रहे हैं आपके बोर्ड 12th के बोर्ड को देखते हुए, ठीक है। और आपको पता है कि 12th का बोर्ड जैसे 10th का बोर्ड आपके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, अहम पड़ाव हो जाता है आपके एजुकेशन का, आपके करियर का। उसी तरह से 12th का भी एग्ज़ाम जो होता है, 12th बोर्ड का भी जो एग्ज़ाम होता है, ये एक अहम पड़ाव हो जाता है किसी बच्चे के, किसी स्टूडेंट के लाइफ के लिए, उसके करियर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा दम लगा दीजिए और इसमें आप अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है। मैं आपको इसमें हेल्प करूँगा, फिजिक्स और मैथ में मैं पूरा आपके साथ हूँ। अगले 2 महीने में जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ये जनवरी है और पूरा फरवरी में मैं आपको पूरा सेक्शन, फरवरी तो जब भी एग्ज़ाम है, तब तक एग्ज़ाम है, तब तक मैं ये मैथ और फिजिक्स का पूरा सेक्शन मैं कोशिश करूँगा आपके सामने सैम्पल पेपर के तौर पे डिस्कस कर दूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छा चल रहा होगा, लग रहा होगा। आप इसको एक मिनट फॉलो करिए और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए इस मायने में कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, है ना। उनको भी हेल्प हो जाएगा और थोड़ा सा हमें भी लगे कि हमारी बातें सही जगह जा रहा है, सही ऑडियंस तक जा रहा है, तो अपने को थोड़ा हौसला मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। कभी कभी थोड़ा सा हौसला टूट जाता है कि कर रहा हूँ मेहनत, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो एक हौसला टूट सा जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना हौसला बना के रखूँ और आपसे थोड़ा सा सपोर्ट कर उम्मीद करता हूँ। चलिए ठीक है। तो सीरीज में जो सैम्पल पेपर डिस्कशन सीरीज का सैम्पल पेपर 1 चल रहा था, उसके फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा मैंने 5 क्वेश्चन तक कर दिया था, 5 क्वेश्चंस। अगला 6 to 11 मैंने सेकेंड पार्ट में कर दिया था। आज थर्ड पार्ट है, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन as a function of atomic mass number has a sharp peak for helium nucleus. This implies that helium nucleus is option A radioactive, option B unstable, option C easily fissionable, option D more stable nucleus than its neighbors। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा तो, अगर क्वेश्चन तो आपने शायद पढ़ ही लिया, मैंने आपको सुना भी दिया। अब आगे करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन न्यूक्लियाई चैप्टर का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है और इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आपने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ किसके वर्सेस मास नंबर के वर्सेस, अगर आपने ग्राफ बनाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह का एक ग्राफ बनता है, ठीक है। इस तरह का एक ग्राफ बनता है, किसका ग्राफ होता है ये होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये ग्राफ होता है। ग्राफ कैसा होता है सो देख लीजिए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। उसका ग्राफ किसके वर्सेस, मास नंबर के वर्सेस जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। देखिए बढ़ रहा है, एक्चुअली जीरो से नहीं था, थोड़ा आगे से होता है। ये बढ़ रहा है, फिर बीच में कुछ पीक्स आ जाते हैं, इसके बाद फिर ये ऐसे करके यहाँ पे ये मैक्सिमम पहुंचता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग पर न्यूक्लियन का 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 56 यानी कि आयरन के लिए, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल। और ये न्यूक्लियर बाइंडिंग पर न्यूक्लियन ये बताता है किसी एटम, किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी। ये जितना ज़्यादा रहेगा न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो देखिए शुरुआत में कम है, ठीक है, फिर बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस स्टेबल, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और उसके बाद एक पॉइंट के बाद पीक पे आएगा यानी कि आयरन के लिए, और उसके बाद फिर ये घटना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे मास नंबर आगे इसके बाद बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता जाता है, यानी कि वहाँ का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। यानी कि हैवियर न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ज़्यादा है, यानी कि हैवियर न्यूक्लियस ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो फ्यूजन रिएक्शन में जाता है, वो उसका न्यूक्लियस ब्रेक करता है। हैवी न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है, वो 2 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, छोटा न्यूक्लियस बन जाएगा। तो छोटा न्यूक्लियस यानी कि स्टेबिलिटी रेंज में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुरुआत में भी कम है, बाद में भी कम है,
बीच में ज़्यादा होता है। तो शुरुआत में कम है, यानी कि यहाँ का भी न्यूक्लियस ज़्यादा अनस्टेबल है, लेकिन क्योंकि अनस्टेबल है लेकिन ज़्यादा ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर में न्यूक्लियस कम है, यानी कि प्रोटॉन कम है, तो रिपल्सिव फोर्स कम लगता है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होते हुए भी ये न्यूक्लियस टूटता नहीं है। अब देखिए कहीं कहीं छोटा छोटा स्पाइक्स है, यानी कि पीक्स है। ये क्या बताता है? तो ये आपके बेसिकली जो ये सब, ये इसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस पीक का अपने नेबर के न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। इसका अपने नेबर के न्यूक्लियस से इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, और इसका अपने नेबर से ज़्यादा है। तो ये क्या बताता है कि इस रेंज में ये जो मास नंबर होगा, ये न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा बनिस्पत अपने नेबर से। ये जो है अपने नेबरहुड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होगा, ये जो है अपने नेबरहुड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया? तो यानी कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस उतना स्टेबल। शुरुआती मैंने लाइटर न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, लेकिन बीच में कुछ स्पाइक्स यानी कि पिक्स होते हैं। वो ये बताता है कि अगल बगल का जो न्यूक्लियस है उसके रिस्पेक्ट में इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन का ऑप्शन में। तो जो हीलियम है, तो ये जो पीक्स हैं वो बेसिकली इनर्ट गैस का, जैसे हीलियम नियॉन इन सब गैस का होता है, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा ज़्यादा होता है अपने नेबरहुड से। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल न्यूक्लियस दैन इट्स नेबरहुड। वो अपने नेबर के न्यूक्लियस से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी है। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होता है, तो वो भी एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि उसको एक्सप्लेन, अगर सही से आपने एक्सप्लेनेशन को समझ में आ गया आपको, तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स is 4 into 10 to the power 20 per meter cube. If the number density of intrinsic carrier is 1.2 into 10 power 15 per meter cube, the number density of electron is, तो देखिए क्या कहता है, the number density of intrinsic is 1.2 into 10 power 15 per meter cube. इंट्रिंसिक कैरियर यानी कि अगर वो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, तो उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर यानी कि नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बराबर होगा, इतना होगा। लेकिन जो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपने उसमें कोई चीज़ इम्प्योरिटी मिलाया, जिसके कारण होल क्या हो गया, 4 इंटू 10 पावर 20। इसका मतलब होल ज़्यादा है, मेजोरिटी में होल है, यानी कि इस सेमीकंडक्टर को, इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा टाइप का हो जाएगा, पी टाइप का, क्योंकि होल ज़्यादा है अपने इंट्रिंसिक कैरियर के रिस्पेक्ट में। तो हमको निकालना है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए तो ये सेमीकंडक्टर एक्चुअली पी टाइप बन गया। क्यों बन गया? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स कितना था, 1.2 इंटू 10 पावर 15। लेकिन उसको एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी मिलाया, जिसके कारण होल का संख्या 4 इंटू 10 पावर 20 हो गया, यानी कि होल का संख्या प्योर सेमीकंडक्टर के कैरियर से ज़्यादा है। इसका मतलब वो सेमीकंडक्टर हो गया पी टाइप। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछना है, तो डेटा आप याद रखना है। चलिए, तो 4 इंटू 10 पावर 20 और 1.2 इंटू 10 पावर 15। क्वेश्चन नंबर ये 13 नंबर कहता है कि नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 15 पर मीटर क्यूब। लेकिन जब उसको हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया, यानी कि उसको पी टाइप बना दिया, तो उसमें होल का संख्या हो गया 4 इंटू 10 टू दी पावर 20 पर मीटर क्यूब। तो अब पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरी होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, सेमीकंडक्टर चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। ये कहता है NH इंटू NE इजकल टू NI का स्क्वायर। इसका छोटा सा प्रूफ है, आप देख लेंगे, अभी उसमें जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। NI का स्क्वायर बाय NH, NI हो गया 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 टू दी स्क्वायर करेंगे, 1.2 इंटू 1.2 और ये 10 टू दी पावर 15 का स्क्वायर 30।
और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻20। 1.2 इंटू 1.2 तो 1.44 होता है बाई 4। और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 बचेगा, 30 और 20 तो 10 बचेगा। 10 में से एक जीरो मैं डाल के यहाँ से डेसिमल को इधर कन्वर्ट कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 14.4 बाई 4। तो इसको काटेंगे तो 2, और पहले पावर तो लिख ही दूँ, ये हो जाएगा आपका कितना 7.2, और फिर से काटेंगे तो 3.6, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻9। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आप देख लेंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन 3 आ रहा है, ऑप्शन 3 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर आपने इसको देख लिया तो फिर लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 14 नंबर कहता है, इसका आंसर तो 3 हो गया, इसका डी हो गया, इसका सी हो गया। क्वेश्चन कहता है पीसेज ऑफ कॉपर एंड ऑफ सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी। दोनों जो है सिलिकॉन और कॉपर और रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन दोनों को आपने गर्म किया टेम्परेचर टी तक, यानी कि दोनों को हीट किया, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया। द कंडक्टिविटी ऑफ, द कंडक्टिविटी ऑफ कहता है कि कॉपर है और सिलिकॉन है, दोनों को हमने हीट किया, तो जो तो उसका कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ बोथ इंक्रीजेज, बोथ डिक्रीजेज, कॉपर इंक्रीजेज एंड सिलिकॉन डिक्रीजेज, कॉपर डिक्रीजेज एंड सिलिकॉन इंक्रीजेज। ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, याद रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कंडक्टिविटी के बारे में कह रहा है, पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कॉपर है और सिलिकॉन है, दोनों का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो उसका कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है 14 नंबर। चलिए तो अगले पेज में आ जाए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉपर है, सिलिकॉन है, ये आपको पता है ये कंडक्टर है और ये सेमी कंडक्टर है। दोनों का टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो दोनों के कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा वो क्वेश्चन है। हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी का, उसी का उल्टा कंडक्टिविटी होता था, हो जाता है। जो कंडक्टिविटी का ट्रेंड होगा उसी का रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो सॉरी, जो रेजिस्टिविटी का ट्रेंड रहेगा उसी को इन्वर्स कर देंगे तो कंडक्टिविटी का ट्रेंड आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ME/NE² टाउ। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताया, ये एम ई हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या हो गया नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर मीटर क्यूब। ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका टाउ क्या होता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है बच्चों, अब देखें ये तो फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का। अब हमको ये देखना है कि टेम्परेचर का इस पर क्या असर होता है। तो चलिए अभी डिस्कस करता हूं मैं। चलिए कंडक्टर की बात करता हूं। कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाउ क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, मीन फ्री पाथ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ बाय एवरेज वेलोसिटी जो होता है, थर्मल वेलोसिटी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, टाउ इक्वल टू डी बाय वी थर्मल। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ गया तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या हो गया, घट गया, और ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर ये घटा, और ये तो अपने पीक पे होता है, सेमीकंडक्टर में पूरा का जो भी जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर तो कांस्टेंट होता है, उसमें
कोई बैंड वाली बात नहीं होती कि कोवेलेंट बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में है, जंप करके कोवेलेंट बैंड में जाएगा, फ्री हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिक्स इलेक्ट्रॉन। फिक्स इलेक्ट्रॉन तो फिक्स इलेक्ट्रॉन है ही, उसका तो कुछ होगा नहीं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आता है इनर मोस्ट ऑर्बिट का। जो भी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो नंबर उसका कांस्टेंट होता है। कंडक्टर की बात बता रहा हूँ। फॉर कंडक्टर, कॉपर है या कुछ भी है, तो मैं कॉपर लिख देता हूँ, आप कंडक्टर समझेंगे। तो उसमें एन का वैल्यू फिक्स होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी है वो फिक्स होता है हर एक टेम्परेचर पे, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, मीन फ्री पाथ, दो कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन का जो हम्म, चलिए ठीक है, कुछ देखने गया था, बाइक था। चलिए देखिए, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटाएगा घटेगा जो कि डिनोमिनेटर में, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फॉर कंडक्टर, इधर मैं कंडक्टर का डिस्कस कर दूंगा, इधर सेमी कंडक्टर का डिस्कस कर दूंगा। तो फॉर कंडक्टर, पूरा लॉजिक देखिएगा। फॉर कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है बच्चों, थर्मल वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा। थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा, जो कि यहाँ से दिख रहा है। और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिनोमीटर में, तो रो का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रो बढ़ेगा। तो रो बढ़ेगा, सिग्मा इजकल टू 1/रो। तो रो बढ़ा तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। कंडक्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी नहीं पूछ रहा है। ये भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिए। कंफ्यूज क्या होता है, वो पढ़ के जाते हैं, सब कुछ सही रहता है, लेकिन वहाँ रेजिस्टिविटी पे कंडक्टिविटी ध्यान दे दिया और उन्होंने ध्यान दिया नहीं। उनको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ता है, तो कंडक्टिविटी में भी बढ़ते हुए लिख के आ जाते हैं, जबकि वो घटता है। फॉर सेमी कंडक्टर, अब आते हैं सेमी कंडक्टर में। हम्म, देखिए, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो इसी लॉजिक से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा, तो टाउ तो क्या होगा, घट जाएगा। इसका टाउ क्या होगा, घट जाएगा। मैं यहाँ से फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, रोज कल टू me/ne² टाउ। टाउ तो इस केस में भी घट जाता है, लेकिन इसके साथ होता है, क्योंकि सेमी कंडक्टर में है, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है। टेम्परेचर बढ़ने से वो जंप करके ऊपर चला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में चला जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्री होल्स भी, मानी होल्स होल्स तो फ्री होता है, होल्स भी आपका मिल जाता है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ तो घटा, लेकिन ये जो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज पार्टिकल है वो आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये पार्ट घटा और ये पार्ट बढ़ा, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो एन बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। फिर से देखिएगा। हम्म, तो टेम्परेचर बढ़ने से मैंने क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ने से, टी बढ़ाने से टाउ तो घटा, लेकिन एन का वैल्यू बढ़ गया। और इसका इफेक्ट इससे ज्यादा हो जाता है, यानी एन के बढ़ने का, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का बढ़ने का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर आपका एक्स्ट्रा मिला, आपको मिला टेम्परेचर बढ़ने से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको बना मिला, तो होल भी साथ में मिलेगा। तो इसका इफेक्ट टेम्परेचर, ये टाउ के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देता है और उससे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ता है। टाउ घटा लेकिन एन का वैल्यू बढ़ा, और इसका इफेक्ट इससे ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में क्या होता है, वैल्यू घटता है। तो डिनोमिनेटर घटा तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि सॉरी, डिनोमिनेटर बढ़ा तो रो का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टाउ घटा, एन का वैल्यू बढ़ा, एन का बढ़ना इसको डोमिनेट करता है, यानी कि उससे ज्यादा होता है। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो गया, घट रहा है। डिनोमिनेटर में वैल्यू घट रहा है, सॉरी उल्टा फिर से बोल दिया। टाउ का वैल्यू क्या हो गया, घटा, एन का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ा। इसका इफेक्ट इससे ज्यादा होता है, यानी कि ओवरऑल डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगा। डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो वैल्यू ओवरऑल क्या होगा, घटेगा। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा।
रेजिस्टिविटी का वैल्यू घटेगा तो कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगले पेज में आ जाए तो कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर कंडक्टर, पूरा सीरीज देख लीजिए, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाउ का वैल्यू घटेगा, टाउ का वैल्यू घटेगा और एन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा उसमें, तो रेजिस्टिविटी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कंडक्टिविटी का वैल्यू घट जाएगा। क्वेश्चन में कंडक्टिविटी ही पूछ रहा है तो घटता हुआ हम लोग लिखेंगे। अब मैं कलर चेंज करके दूसरा दिखाता हूँ, फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दो इफेक्ट होगा, थर्मल वेलोसिटी आपका बढ़ेगा, उससे टाइम घटेगा, लेकिन साथ साथ में क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एन का वैल्यू बढ़ जाने से क्या होगा, एन का वैल्यू बढ़ जाने से क्या होगा कि इसका इफेक्ट इससे ज़्यादा होता है, यानी कि ये इसका इफेक्ट टाव के घटने से ज़्यादा होगा। तो जो आपका फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको क्या, तो इसका रेजिस्टिविटी का, एम बाय एन ई स्क्वेयर टाव, तो टाव घटा लेकिन ये बढ़ा, इसका इफेक्ट इससे ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी घटेगा और सेमी कंडक्टर का बढ़ेगा। तो अब ऑप्शन में आ जाइए। हम्म तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पीसेज ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर T, द कंडक्टिविटी ऑफ बोथ इंक्रीजेज नहीं, बोथ डिक्रीजेज नहीं, कॉपर इंक्रीजेज एंड सिलिकॉन डिक्रीजेज। याद करिए क्या था हम लोगों का, कॉपर का कंडक्टिविटी क्या हो रहा था, घट रहा था, तो ये भी नहीं होगा, कॉपर डिक्रीजेज एंड सिलिकॉन इंक्रीजेज, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कॉपर का डिक्रीजेज, देख लीजिए कॉपर का डिक्रीजेज, सिलिकॉन का इंक्रीजेज। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये तो यहीं कर लेंगे हम लोग, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पी एन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम, diffusion of both electron and holes, yes, drift of electrons only, drift of velocity only। चलिए अब इसमें आते हैं। हम्म, चलिए, पीएन जंक्शन में जो, पीएन जंक्शन में जब इधर पी टाइप एन टाइप पढ़े होंगे, तो जैसे इसको हम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे मिलाते हैं तो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बनता है जो नो चार्ज रीजन होता है, ठीक है। इधर तो होल मेजोरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी में होल्स माइनॉरिटी में, तो ये डिप्लेशन रीजन जो बनता है ये कैसे बनता है, तो यहाँ से होल जो है डिफ्यूज करके, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इधर होल का डेंसिटी कम है, तो होल इधर से इधर जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, बीच में दोनों का इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे का बैलेंस कर देगा, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, इसी को डिप्लेशन रीजन कहते हैं। तो ये होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर होना, होल का इधर से इधर होना, यानी कि होल का पी टाइप से एन टाइप जाना और इलेक्ट्रॉन का एन टाइप से पी टाइप में डिफ्यूज होता है, इस कारण से वहाँ पे बनता है क्या, डिप्लेशन रीजन। क्वेश्चन नंबर 16 देख ले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, यस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिज्म को शो करता है, कम मैग्नेटिक होता है लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके पास भी है, असर्शन तो सही है। रीजन, डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है,
ठीक है। परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो होता है किसमें, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होता है, इंडिविजुअल एटम भी डायपोल होता है, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, तो नॉर्मल वे में उसका मैग्नेटिज्म नहीं दिखता, लेकिन जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, तो वो आपका पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस था। तो उसमें आप पढ़े होंगे। और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में एक्चुअली वो डोमेन में रहता है, ग्रुप में रहता है, डोमेन कहते हैं। तो ये अभी डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस मैग्नेटिज्म को शो करता है, यस करता है। डायमैग्नेटिक सब मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, उसके एटम्स में परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट है, अभी डिटेल से मैं बताना नहीं चाह रहा था। जैसे अब देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना। अब क्या होता है कि इसका अपना ऑर्बिटल मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। अब जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है, एक का कम हो जाता है, यानी कि इसका दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग हो जाता है, एक का कम एक का। पहले दोनों बराबर था तो नेगलेक्ट करता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट था, लेकिन बाद में एक का कम और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कम, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाता है, जिससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इसमें बनता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो परमानेंट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डालने पे उसमें बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमानेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और परमानेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड रखने पे वो टेम्पोरली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाता है। इसका आंसर होना चाहिए ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लें। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए यहीं पे देखते हैं क्या कहता है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, इसको साफ कर देते हैं। हम्म, हम्म। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। देखिए चार्ज पार्टिकल को अगर आप क्लोज पाथ में मूव कराएंगे इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका प्रॉपर्टीज ये होता है कि क्लोज लूप में राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 17 नंबर, 17 नंबर इसका आंसर होना चाहिए। सॉरी 17 का आंसर होना चाहिए ए, 17। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज पाथ में चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी सही है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए, बोथ ए एंड बी, ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18 नंबर देखिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ region. The fringe width depend upon the wavelength lambda used, distance of skin from the plane of slits d, and the slit separation d. चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलिए, यंग्स डबल स्लिट में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोगों को, याद है आपको क्या, लैम्डा डी बाय डी, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, डी होता है स्लिट्स और स्किन के बीच का डिस्टेंस, और डी, ये स्मॉल डी क्या होता है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंजेस, अब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेटअप को देखेंगे तो आप डी सेम रखेंगे, स्मॉल डी सेम रखेंगे, वेवलेंथ सेम रखेंगे, तो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर ए होगा, ठीक है बच्चों। तो आज तो देखिए इसमें मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। अगर आप 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, सेक्शन बी, ठीक है। तो ये सेक्स 3 पार्ट में मैंने आपके ये 18 क्वेश्चन करा दिए। अब कल से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए तो आपको
उम्मीद करता हूँ कि क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। क्लास एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।